हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जिसमें आपको एसएससी से लेकर बीएड तक की सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी दोस्तों करवाई जा रही है। चाहे वो आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एलआईसी हो, एयरफोर्स या स्टेट लेवल एग्ज़ाम कोई भी हो दोस्तों, उससे जो है टॉपिक वाइज सिलेबस आपको सामान्य विज्ञान की जो है तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। तो आज का हमारा विषय होगा जीव विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों कोशिका विज्ञान। एक ऐसा टॉपिक जिससे बार बार जो है दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अब एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। ये जो होगा दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 18 होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार आता है, ये किया था वी टेकर ने। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका जवाब होगा। 5 जगत वर्गीकरण वी टेकर ने किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगला, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं। तो ये हैं दोस्तों उत्परिवर्तन की। युग्मन और प्रतिकर्षण जो है उत्परिवर्तन की 2 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है कोशिका किसके कारण सफित हो जाती है। कोशिका किसके कारण जो है सफित हो जाती है। तो ये हो जाती दोस्तों अंतःप्रासरण के कारण। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि पिन्ना या जिसे कर्णपाली एवं बाह्य श्रवण ये नली जो होती है उसको पिन्ना कहा जाता है दोस्तों। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये किन में पाई जाती है पिन्ना। दोस्तों याद रखिए, ये पाई जाती है ऑप्शन तीसरा स्तनपाइयों में ये पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला है कि चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा। चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा जिस निष्कर्ष पर चार्ल्स डार्विन पहुंचे थे। तो ये था दोस्तों अल्फ्रेड रसल वॉलिस, इनका नाम था। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों अल्फ्रेड रसल वॉलिस। अगला देखिए, जिन युग्मों में नहीं पाए जाते, जिन जो है किन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। ये नहीं पाए जाते दोस्तों, याद रखिए युग्मनजों में। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया। तो ये आया था दोस्तों, याद रखिएगा हैगल के विचार के अनुसार आया था। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि सहलगनता की खोज किसने की थी। सहलगनता की खोज किसने की थी।
तो ये की गई थी दोस्तों, याद रखिए, मोर्गन द्वारा जो है सेल घनता की खोज की गई थी। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे पूछ जा सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। अगला, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? बार बार आता है दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार होता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। ठीक है, हेक्सोज क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उसमें C6H12O6 होता है, तो 6 मतलब हेक्सोज होता है दोस्तों, हेक्सोज शर्करा का वो प्रकार होगा। ठीक है, अगला, डीएनए नाइट्रोजन आधार किसके कारण से भिन्न आरएनए से भिन्न होता है? डीएनए नाइट्रोजन आधार जो है किसके कारण आरएनए से भिन्न होता है? ये होता है दोस्तों थाइमिन के कारण से ये भिन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, थाइमिन के कारण से। अगला है कि मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? तो ये क्या था दोस्तों? 7। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। मटर में 7 विपरीत लक्षणों वाले युग्मों का मेंडल ने चयन किया था। ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? बार बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन ये। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों रूपांतरित अगर अंग होते हैं उनके। ऑप्शन दूसरा दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों उच्च अनुपात में अस्तृप्त वसा अम्ल होता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर कि निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो ये हैं दोस्तों घोड़े एवं आदमी के अगर पाद जो होते हैं वो समजात अंग होते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि लंगफिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? लंगफिश जो है दोस्तों वो किसके बीच की संयोजक कड़ी है? नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, तो ये एम्फीबिया और मत्स्य के बीच की संयोजक कड़ी है। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हेक्सोज। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है दोस्तों हेक्सोज। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स में। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो ये है दोस्तों डीएनए को। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। डीएनए को जो है जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म भी आ सकती है दोस्तों, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की, ये भी याद रखिए दोस्तों।
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगला, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये हैं दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका एवं कोशिका कला पाए जाते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि किस ऊतक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों, याद रखिए, क्रिएटिन के। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बार बार वो पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला है कि डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, याद रखिए, पक्षियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, अगला, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? तो एलोसोम होते हैं दोस्तों लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, ये होती है 46 दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा 46। ठीक है, अगला है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली थैली जो है कहलाती है? तो ये कहते हैं दोस्तों लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अगला देखिए कि ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? तो है दोस्तों श्वेत रुधिर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार आता है। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन जो होती है दोस्तों, वो उसे आहार प्राप्त करने के लाभ देती है, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों फास्फोलिपिड से, ऑप्शन पहला। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का सिका पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्न में से किसको कोशिका का जो है पावर प्लांट भी कहा जाता है दोस्तों? शक्ति केंद्र। तो ये कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया का। दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो सबको पता होगा दोस्तों, ये होता है एक्स वाई, ऑप्शन फोर्थ। मादा में होता है एक्स एक्स और पुरुष में होता है दोस्तों एक्स वाई। ठीक है। अगला, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को यह कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, नेक्रोसिस, ऑप्शन तीसरा। ठीक है। अगला, वर्णांध व्यक्ति कौन है? हम वर्णांध व्यक्ति किसे कहेंगे? वर्णांध व्यक्ति वो होता है दोस्तों जो कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, डायनासोर थे। डायनासोर कौन थे दोस्तों? तो डायनासोर थे दोस्तों सरीसृप जो अभी लुप्त हो गए हैं। सरीसृप थे दोस्तों जो लुप्त हो गए हैं डायनासोर। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों साइटोलॉजी, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है दोस्तों, सबको पता होगा, आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं। और आप ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर जो है अपना जो है परीक्षण किया था? तो आप बता देना, मटर। मटर पर जो उन्होंने परीक्षण किया था और 7 प्रकार के मटर लिए थे। संख्या पूछी जा सकती है, 7 प्रकार आप बता दीजिएगा। तो आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला है कि जीन शब्द किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीन शब्द किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों W.L. जोहानसन ने जो है जीन शब्द बनाया था। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम की लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में
प्रयुक्त भाषा, तो ये है दोस्तों लैटिन, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। आनुवंशिकता के नियम जो है किन्होंने प्रस्तुत किए थे? तो ये किए थे दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है डार्विनवाद के साथ है? तो ये है प्राकृतिक वर्ण का संबंध जो है दोस्तों डार्विनवाद के साथ है, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए कि डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1859 में, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला देखिए कि शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है दोस्तों पिता के, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों, याद रखिए, 46, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन जो है दोस्तों किया था डार्विन ने, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से वह रोग कौन सा है जो उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है? उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलने वाला रोग हमें बताना दोस्तों मानव में जो होता है, तो ये फैलता है अरक्तता, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला है कि उस स्थिति में एक जैसे जुड़वा पैदा होते हैं जब, उस स्थिति में एक जैसे जुड़वा पैदा होते हैं जब क्या होता है? जब जो है दोस्तों एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं, ऑप्शन दूसरा। अगला है कि डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों वॉटसन और क्रिक ने जो है डीएनए संरचना का सही मॉडल बनाया था, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला है कि मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं।
यह जीन क्या है? मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? तो ये है दोस्तों गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना, ये होती है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नोल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, ऑप्शन पहला। अगला, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये नहीं होता दोस्तों तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका ऊतक में ये नहीं होता है, ऑप्शन दूसरा। और अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। और अंतिम दोस्तों देखिए, अंतिम विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों चार्ल्स डार्विन द्वारा, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में न्यूरोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।